तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत लिखा है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और पीटीआई के वकील फैसल फरीद चौधरी ने बताया है कि इमरान खान ने ये खत मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और साबिक वजीर आजम के तौर पर भिजवाया है। खत में इमरान खान ने 6 निकात और कई मुतालिबात पेश किए हैं। इमरान खान ने खत में इलेक्शन, 26वीं आईनी तरमीम, पेका कानून, पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयाँ, खुफिया इदारों की आईनी जिम्मेदारी और मुल्की माशी सूरत हाल का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ से पॉलिसी में रद्दो बदल की दरख्वास्त की है। खत में कहा गया है कि इस वक्त फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं। इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है जो 2 दफा के एनआरओ ज़दा हैं, जिससे कौम में नफरत पैदा हुई। इमरान खान का ये दावा अहम हकाइक को सामने रखने पर मजबूर कर रहा है। इमरान खान 2018 में एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इख्तिदार में आए। हर तरह की दाखिली और खारजा पॉलिसीज में भरपूर सपोर्ट के बावजूद जब इमरान खान से मामलात संभलने के बजाय मजीद खराब होने लगे तो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हालात के मुताबिक गैर जानिबदार होने का फैसला किया। अभी इमरान खान इख्तिदार में ही थे कि उन्होंने न्यूट्रल को जानवर कहना शुरू कर दिया। इख्तिदार को डोलता देखकर उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक और हलाकू खान जैसे मुतनाज़ा तारीखी किरदारों का तकाबुल उस वक्त के आला रियासती ओहदेदारों के साथ करना शुरू कर दिया। इमरान खान के नवंबर 2022 के लॉन्ग मार्च के हकीकी मकासद क्या थे, ये भी किसी से अब ढका छुपा नहीं रहा। इमरान खान के इस खतरनाक बयानिए के असरात 9 मई 2023 को सामने आए, जब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक सियासी जमात की तरफ से बाकायदा फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। GHQ कोर कमांडर्स के घरों, छावनियों, हत्ता के वतन के लिए जान देने वाले शोहदा के मुजस्समों की भी बेहुरमती की गई। इमरान खान अगर ज़रा सा भी सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते तो अपने आप और अपनी जमात पर लगे इस दाग को मिटाने की तदाबीर करते, मगर उन्होंने 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देना शुरू कर दिया। तवक्को थी कि जेल जाने के बाद इमरान खान के अंदर किसी तरह से सियासी बलोगत आएगी जो जेल में रहने वाले बहुत से सियासतदानों में आ जाती है। वो पाकिस्तान के मारूजी और सियासी हक़ाइक़ का इदराक करते हुए अपने लिए मामलात आसान बनाने की कोशिश करेंगे, मगर इमरान खान ने अपने एक्स पैगामात और सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की मिसालें देना शुरू कर दी। मौजूदा आला ओहदेदारों का तकाबुल पाकिस्तानी तारीख में मनफी किरदार की शोहरत रखने वाले फौजी हुक्मरान से करना शुरू कर दिया। और तो और बरतानवी दौर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाले जनरल डायर की मिसालें भी देना शुरू कर दी। इमरान खान ने अपने इस पूरे बयानिए से पूरी कोशिश की कि अपने हामियों और अवाम में रियासती इदारों और अहम ओहदेदारों के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके। अब इन तमाम ही हक़ाइक़ को सामने रखते हुए कोई कह सकता है कि इमरान खान ये बात कहने में हक बजानिब हैं कि फ़ौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की सबसे बड़ी वजह एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं। क्या ये हक़ाइक़ सामने रखते हुए ये बताना अब भी मुश्किल है कि कौन फ़ौज और कौम में दूरियां पैदा करवाने की कोशिशों में लगा हुआ है? इन हक़ाइक़ के होते हुए कि इमरान खान के पास ये गुंजाइश भी बचती है कि वो आर्मी चीफ को ही ख़त लिखें और उन्हीं से अपनी पॉलिसीज़ पर नजर सानी की दरख्वास्त भी करें। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सिपा सालार से पॉलिसीज़ पर नजरसानी की दरख्वास्त, पार्लियामेंट सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं से रुजू की बजाय आर्मी चीफ से दरख्वास्त। क्या इमरान खान खुद NRO ज़दा बनने की कोशिश कर रहे हैं? रज़ा रूमी साहब, जब से हुकूमत गई, बल्कि हुकूमत जाने से पहले से जो मामलात इमरान खान ने जिस तरीके से चलाए या सियासी तौर पर जो स्ट्रेटेजीज अपनाई वो हमारे सामने हैं। किस तरह के बयानिए बनाए जाते रहे, किस तरह रियासत पर हमले किए जाते रहे। अभी जब तक कि हम बात करें, अभी तक तो वो रेमिटेंसेस रोकने तक पे खड़े हुए हैं। ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है इसका पीछे मकसद क्या है? खुद भी कोई NRO तलब कर रहे हैं? जहाँ तनकीद करते हैं वहीं पर हाथ फैलाए खड़े हैं कि मसला हल करें, जबकि पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज जो उनका फोरम है वो तमाम ग्राउंड्स उनके पास मौजूद है। शुक्रिया आयशा। देखिए, ये एक इसमें कोई नई बात नहीं है। उनका मुस्तकिल यही मुतालबा रहा है इमरान खान का पिछले तकरीबन 2 सालों से कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कोई डील करना चाहते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं कि जो पिछली बार की उनकी एक जो अरेंजमेंट थी 2018, खैर उससे पहले ही उनका शुरू हो चुका था इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहुत गहरा जो रिलेशनशिप, और अब वो दोबारा से वो वही चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन पर मेहरबान हो और जो उन पे और उनकी पार्टी पर सख्तियाँ आई हैं उनका कुछ मदावा किया जा सके और वापस वो इक़्तिदार में आए।
मुतालबात भी जो उन्होंने दोहराए हैं वो वही मुतालबात हैं तकरीबन जो कि इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी डिस्कस करी थी, कमीशन बनाना वगैरह वगैरह। और इससे वंस अगेन यही साबित होता है कि जो बाकी सियासी उनके जो हम पल्ला उनके काउंटर पार्ट्स हैं बाकी सियासी पार्टियों में, उनके ऊपर उनकी ज़्यादा तवज्जो नहीं है। उनकी वही उनके बारे में सोच है जो कि पहले थी। वो उनको चोर डाकू कहते थे, अभी उन्होंने लिखा है कि मनी लॉन्ड्रर्स के हवाले कर दी गई है हुकूमत, और एनआरओ वालों को, जैसे आपने अपने इब्तदाई में बताया। तो देखिए ये जमहूरी सोच नहीं है। ये आप इसको प्रैग्मेटिक सोच तो कह सकते हैं, या पावर पॉलिटिक्स की जिसे एक चाल या मोहरा तो कह सकते हैं, लेकिन ये जमहूरियत को तकवीत नहीं दे सकती। अगर खान साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी हो और आईनी और पार्लिमानी निज़ाम जो है वो मजबूत हो, तो उनको इन्हीं सियासतदानों के साथ काम करना होगा, उनको, उनकी पार्टी को। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। अगर कोई समझते हैं कि आज इस्टेब्लिशमेंट जो है बाकी उनके जो मुखालिफिन हैं उनको इक़्तिदार से निकाल के अंदर कर दे और इनको बाहर दोबारा से इक़्तिदार की मसनद पे बिठा दे, तो उससे कौन सी जमहूरियत और कौन से आइन का फायदा होता है? वो तो वही एक मजमूम किस्म का खेल जो चल रहा है पाकिस्तान में म्यूजिकल चेयर्स का, वो जारी रहेगा। और हम तो ये 1980 की दहाई से देख रहे हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। असल प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाता है हमारी सियासी क्लास का, और इससे इमरान खान पे मैं बात नहीं कर रहा, हमारी तमाम की तमाम पॉलिटिकल जो क्लास है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है। और जबकि उनको चाहिए कि वो अपने पार्लियामेंट और जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके अंदर से रास्ते ढूंढे कि जमहूरियत को किस तरह तकवीत देनी है। बहरहाल, और मैं आखिर में ये भी बात कह दूं कि ये खत, ये बातें कोई नई नहीं है। ये भी अभी उन्होंने चीफ जस्टिस को भी खत लिखा था, लंबा चौड़ा, पता नहीं 80-90 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और अब ये वाला खत भी आया। इससे ये होता है कि 350 सफ़हात तो ये खबरों में रहता है। और ये बहुत, इस मामले में तो खान साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाह रही, सिर्फ आपका ओपिनियन। खान साहब, आपने ऊपर सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की, क्या खान साहब वाकई जमहूरियत चाहते हैं? देखिए, खान साहब जमहूरियत उस तरह की चाहते हैं कि जिसमें सिर्फ वो हो और उनकी पार्टी हो, और बाकी जो उनके मुखालिफिन हैं वो इधर उधर हो जाए, उस तरह की चाहते हैं इस गौड़। ठीक है जी। हसन निसार साहब, जहां गुस्ताखी करते हैं खान साहब, वहीं वो मेहरबानी की दरखास्त भी भेज देते हैं। वो अपनी अदा पर गौर क्यों नहीं करते? गुस्ताखी करें और मेहरबानी हो जाए, ये मुमकिन होता है क्या? देखें, सबसे पहले तो मैं आज आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ। लिपटा हुआ बदन से यूं लफ्ज़ों का जाल था, हिंसों का खेल खेलते रहना मुहाल था। When I left Saudi Arabia, I was making tons of money, लेकिन I came back to my profession. So मुझे लफ्ज़ों के साथ बहुत मोहब्बत है। आपने अपने इंट्रो में ख़त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सवाल में दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। या आप झूठ बोल रही हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं। आई चैलेंज एनीबडी। ये सर, खत इमरान खान ने लिखा है और बैरिस्टर गौहर, मतलब जो उनको ट्रांसलेट बाहर वो कर रहे थे कि एक दरख्वास्त भेज रहे हैं वहां पर। नहीं, वो जाहिल आदमी होगा ना, मैं नहीं हूं। फर्क है दोनों में, जमीन आसमान का। खत में और लव लेटर में भी फर्क है। सो पहली बात, कम्युनिकेशन को दरख्वास्त करार देने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़त का अक्स दिखाती, हम क्लोज़अप में दिखाती, हम पढ़ते, फिर उसके बारे में कुराए कायम करते हैं। आगे चलें। इमरान ने खुद एनआरओ से महजूज होना होता, महजूज ज़रा भारी लफ्ज़ है, लुत्फ़अंदोज़ होना होता, तो बीबी वो भी किसी जद्दे या लंदन में, किसी जद्दे, इस जद्दे की बात नहीं कर रहा, किसी जद्दे या लंदन में बैठा होता। रह गया रहनुमाओं से बात करना, तो अभी रूमी साहब जमहूरियत की बात कर रहे थे। इस मुल्क में ये 3 सबसे झूठे लफ्ज़ हैं: आइन, जमहूरियत, रहनुमा। याद रखना, अगर रहनुमाओं से बात करना होता तो वो इस सूरत में मुमकिन था कि ये रहनुमा होते, और अगर ये वाकई रहनुमा होते और ये रहबर होते तो हम गदागर ना होते।
और बैरून मुल्क भिखारी हमारी शनाख्त न बनते। बस हसन निसार साहब, कतई कलामी की माजरत, ये जो simple गदागरों और भिखारियों की तादाद बढ़ी है वो पिछले 4-5 साल में बढ़ी, और 4 साल उसमें पीटीआई की यहाँ हुकूमत रही है। ये मांगने का आसान तरीका, और ये दूसरी बात हमने कही, वो बानी ने सिपा सालार से पॉलिसियों पर दरखास्त का, ये हमें चेयरमैन पीटीआई बता रहे हैं कि उन्होंने एक दरखास्त भेजी है खत की सूरत में। बात सुने ना, वो एक लफ्ज बोला होगा ना, इस तरह ये दरखास्त नहीं होती एट दिस लेवल, ये कम्युनिकेशन है। अच्छा। दूसरी बात ये है, प्लीज आप ज़हन में रखें, अभी आपने कोई और एक बात मुझे को दरफन तो नहीं छोड़ी है बीच में कि हाँ ओ भाई कि ये पिछले सालों में हुआ। ओ भाई, बंदा खुदा 77 साल की तारीख में टूटे फूटे ढाई, और मेरा तो पहला कॉलम था 1 साल 2 महीने के बाद कि लानत हो मुझ पे, जो मैं इनके लिए सोचता रहा या इनके लिए जद्दोजहद करता रहा। जमहूरियत तो है ही नहीं इस मुल्क में, और इनकी तैयारी भी नहीं थी, वो ठीक है, लेकिन जो अशरों से इस मुल्क के साथ चिमटे हुए हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर द वंस हु लेड द फाउंडेशंस। दुरुस्त हो गया, लेकिन सर बेहतर करने की भी तो किसी ने कोशिश नहीं ना की। जो तैयारी नहीं थी तो इसका मतलब है फिर वो भी नहीं सियासत में जानते इसके। अच्छा, आप इनको भी दवाइयां दें कि काम पे लगे। ओ भाई, बात सुने ना, दाइयों को छोड़ें, मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एक ऐसी चीज है सही जो रातों रात नहीं बनती। सही कह रहे हैं। जिसको अशरों में बर्बाद किया आपने, 3 सालों में उसमें बेहतरी किसी का बाप नहीं ला सकता। पर कुछ लोगों की तेल भी निकल बन जाती है, मतलब है 2017 या 18 में जो टैक्स दिया गया, पर 19 में वो टैक्स करोड़ों में था। यहाँ मैशत ऐसे ही बनती है। ये किसी ड्रामे का जुमला हो सकता है, इसका रियलिटीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बीबी, इस तरह ठीक हो गया हसन साहब, प्लीज। ठीक है।